ये बुक कोई नॉर्मल बुक नहीं। अभी तक मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी है उसमें से मुझे जो सबसे बेस्ट बुक लगी है वो यही बुक लगी है, थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक के जो ऑथर हैं नेपोलियन हिल, उन्होंने पूरे 20 साल रिसर्च किया था 500 से ज्यादा वेल्दीएस्ट लोगों के ऊपर, तब उन्होंने जाकर ये बुक लिखी थी और पब्लिश की। ये जो बुक है ये हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि किसी भी गोल को अचीव कैसे किया जाए, ये बुक हमें ये भी बताती है कि कोई भी इंसान अपने गोल को अचीव नहीं कर पाता, वो किन किन वजह से अपने गोल को अचीव नहीं कर पाता है। जो लोग भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते उसके पीछे 3 कॉमन फियर होते हैं, द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, द फियर ऑफ ओल्ड एज, द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव ऑफ समवन। हम इन तीनों फियर को डिटेल में पहले समझते हैं। फर्स्ट फियर इज फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, जो मुझ में भी है कि लोग क्या कहेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मेरे बारे में मजाक उड़ाएंगे और भी बहुत सारी चीज हम लोग खुद अपने आप में ये सोच लेते हैं। एंड द सेकंड वन इज द फियर ऑफ ओल्ड एज। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा समझते हैं कि अब मेरी एज ज्यादा हो चुकी है, मुझ में अब वो एनर्जी नहीं है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनमें अब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। एंड द लास्ट फियर इज द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव ऑफ समवन। हमें ऐसा लगता है कि जब हम अपने लव्ड वंस को टाइम नहीं देंगे तो हम उन्हें खो देंगे। अगर आप इन तीनों फियर को टैकल कर सकते हैं तो ट्रस्ट में आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, जो भी आप सोच लो। इस बुक में टोटल 13 पॉइंट बताए गए हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग जो 6 सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगे वो मैंने इस वीडियो में रखा है और वही 6 पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है डिजायर, सेकंड पॉइंट है ऑटो सजेशन मींस रेपिटेशन, थर्ड पॉइंट है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, फोर्थ पॉइंट है इमेजिनेशन, फिफ्थ पॉइंट है डिसीजन, द मास्टरी ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन एंड सिक्स्थ पॉइंट है परसिस्टेंस। तो हम लोग 6 पॉइंट को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट, किसी भी गोल को अचीव करने से पहले उसकी चाहत होनी चाहिए कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हो, आप कितने टाइम से पहले कमाना चाहते हो, और जो भी अमाउंट आप पैसा कमाना चाहते हो उसके रिटर्न में आप क्या दे सकते हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हिमेश मदनसर का, जिन्होंने 1 जनवरी 2019 को लिखा था कि उन्हें कौन सी कंपनी की कार चाहिए, कि घर के अंदर का एरिया कैसा होना चाहिए। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि मुझे घर, गाड़ी या फिर वॉच चाहिए, क्योंकि इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन है। तो हम लोग आते हैं दूसरे स्टेप पे, फेथ एंड रिपीटेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं मेकिंग रिपीटेड अफर्मेशन टू योर सबकॉन्शियस माइंड इज द ओनली नोन मेथड ऑफ डेवलपिंग द इमोशन ऑफ फेथ वॉलंटियरली। और अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये फेथ दिला सको कि आप जो गोल अचीव करना चाहते हो उस चीज के कैपेबल आप हो, फिर आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं उस गोल को अचीव करने के, जो कि नेपोलियन हिल भी कहते हैं डिजायर बैक्ड बाय फेथ, नो सच वर्ड एज इम्पॉसिबल। इसका मतलब है अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशन बार बार कहना ही ऐसा जाना माना तरीका है जिससे इंसान अपनी इच्छा से फेथ की भावना पैदा कर सकता है। आपको पता है जब अमिताभ बच्चन यंग थे तो उनको कई जगह से रिजेक्शन मिला था, यहाँ तक कि उन्होंने एक रेडियो अनाउंसर बनने की कोशिश की थी, लेकिन उनके भारी आवाज की वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। फिर वो मुंबई आए, उन्होंने फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स किए और फिर उन्होंने कई फिल्म किए, पर वो फिल्में ज्यादातर फ्लॉप रही। उस समय लोग कहते थे बहुत लंबा है, ट्रेडिशनल हीरो की तरह नहीं दिखता है, आवाज मोटी है, पर उन्हें खुद पे भरोसा था और वो मेहनत करते गए। फिर उन्होंने एक मूवी की जंजीर और फिर उस मूवी ने उनके विश्वास को हकीकत में बदल दिया और आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अमिताभ बच्चन को ना जानता हो। अब हम लोग आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, स्पेशलाइज्ड नॉलेज ओवर जनरल नॉलेज। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ टूटा, जो मैंने आज से कुछ दिन पहले ही एक बुक पढ़ी थी डेड पुअर डैड, उसमें एक सेंटेंस था कि नॉलेज इज पावर। पर इस बुक के इस चैप्टर में ये बताया गया है कि नॉलेज पावर नहीं है, नॉलेज सिर्फ पोटेंशियल होती है और स्पेशलाइज्ड नॉलेज पावर होती है। आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जिनको थोड़ा थोड़ा हर फील्ड के बारे में पता होगा, पर वो बहुत ज्यादा अमीर नहीं होंगे और बहुत ज्यादा किसी भी फील्ड में टॉप पे नहीं होंगे, क्योंकि जो भी इंसान टॉप पे होते हैं उनको एक किसी फील्ड के बारे में स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, उनके फील्ड के बारे में उनको बहुत ही डीप नॉलेज होती है, जिस वजह से ही वो अपने फील्ड में टॉप पे पहुंच पाते हैं। इसलिए जब भी आप कुछ सीखो या जब भी आप कुछ करने वाले हो तो आप हमेशा अपने नॉलेज को टी शेप में लर्न करने की कोशिश करो। थोड़ा थोड़ा नॉलेज हर फील्ड के बारे में होना चाहिए और जो टी का जो स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन ये शो करता है कि आपको किसी भी एक टॉपिक के बारे में, किसी भी एक फील्ड के बारे में बहुत ही डीप नॉलेज होना चाहिए, तभी आप किसी भी फील्ड में टॉप पे जा पाओगे और अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। अब हम लोग समझते हैं फोर्थ स्टेप विच इज इमेजिनेशन।
आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इसका मतलब है कि जहाँ चाह होती है वहाँ रास्ता निकल ही आता है। इमेजिनेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंथेटिक इमेजिनेशन। इसका मतलब होता है कि हम पुरानी चीजों को नए तरीके से करते हैं, जैसे किसी भी बड़े बिजनेस को देखकर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करके उसको एक नए तरीके से करना। एंड सेकंड वन इज क्रिएटिव इमेजिनेशन। इसका मतलब नेपोलियन हिल बताते हैं, जब इंसान इमोशनली एक्साइटेड होता है, फोकस्ड होता है या डीपली डिजायर रखता है, तब उसको पावरफुल आइडियाज आते हैं। पर ये आइडियाज तभी आते हैं जब गोल बहुत ही बड़े होते हैं। अब तक हमने जाना कि अपने गोल को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, पर ये दो चीजों को जानना बहुत ही जरूरी है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। एंड द फर्स्ट वन इज प्रोकास्टिनेशन। पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जो इस वर्ड प्रोकास्टिनेशन के शिकार हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं 2023 से वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ कि वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज 21 जून 2026 को मैं अपनी पहली वीडियो YouTube पे पोस्ट कर रहा हूँ। देखो, हम लोग प्रोकास्टिनेशन क्यों करते हैं? इसका जो मेन रीजन होता है कि हमारा ब्रेन किसी भी बड़े काम को करने से डरता है, और जब हम अपने ब्रेन को कोई बड़ा टास्क देते हैं तो वो हमेशा उसे टालने की कोशिश करता है। जैसे हम अपने ब्रेन को कहें कि 5 घंटे पढ़ाई करनी है, तो हमारा ब्रेन उसे टालने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमारा ब्रेन बड़े कामों को करने से डरता है। इसलिए अपने आप को, अपने ब्रेन को कभी भी ये मत बोलो कि मुझे 5 घंटे पढ़ाई करनी है। अपने ब्रेन को हमेशा छोटे छोटे टास्क दो। जैसे कि मुझे अगर 5 घंटे पढ़ाई करनी है, तो मुझे पहले सिर्फ ये बोलना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है 30 मिनट ही करता हूँ, 1 घंटे ही करता हूँ। तो इससे होगा क्या कि आप जो पहले बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे थे, अब इससे आप एक छोटे अमाउंट में पढ़ाई करना शुरू करोगे, और फिर धीरे धीरे ये फ्लो बनता चला जाएगा। प्रोकास्टिनेशन करने का एक जो मेन रीजन होता है कि हम परफेक्शन ढूंढते रहते हैं, परफेक्शन को चेज करने की कोशिश करते हैं। हमें प्रोकास्टिनेशन से बचने के लिए हमें छोटे छोटे एक्शन लेने चाहिए, और हमारा जो काम है उसे एकदम सिंपल से सिंपल रखना चाहिए। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है परसिस्टेंस। और नेपोलियन हिल जो इस बुक के खुद ऑथर है, वो खुद बताते हैं कि परसिस्टेंस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए बी परसिस्टेंट no matter how slowly you may at first have to move, with persistence will come success। इसका मतलब है लगातार कोशिश करते रहो, चाहे तुम्हें शुरुआत में कितना भी धीरे आगे बढ़ना पड़े। लगातार प्रयास करने से सफलता जरूर मिलती है। जब थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब बना रहे थे, तब वो बहुत बार फेल हुए, हजारों बार फेल हुए। तब उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप इतने बार फेल हो चुके हैं, आपको कैसा लगता है? तब उन्होंने जवाब दिया कि मैं हजारों बार असफल नहीं रहा, अब मुझे 1000 तरीके पता है जिससे कि बल्ब नहीं बनाए जा सकते। और एक दिन फाइनली ऐसा दिन आया जिस दिन बल्ब बन गई। और इसीलिए कहते हैं, those who have cultivated the habit of persistence seem to enjoy insurance against failure। तो कैसी लगी आपको ये समरी? कोई भी एक छोटा सा कमेंट जरूर करें। थैंक यू।